कई साल पहले निजामपुर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था भीमा और एक का नाम था बबलू। उन दोनों को फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक था। काफी मेहनत करने के बाद दोनों को एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। एक बड़ी सी मछली लोगों के पीछे भाग रही थी। तभी डायरेक्टर ने कट और ओके शॉट का इशारा दिया और लंच ब्रेक के लिए कहा। मछली के अंदर से भीमा और बबलू बाहर निकले। यार बबलू, हम लोग तो यहाँ हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन इसने हमें कहाँ फंसा दिया। क्या रोल दिया है हमें। हाँ भीमा, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें खिलौना मछली को चलाएंगे। तुम ठीक कहते हो, जल्दी चलो वरना कैंटीन में खाना भी खत्म हो जाएगा। तभी मछली को देखकर भीमा बोलता है, यार बबलू, मेरे मन में एक आइडिया आया है। वह बबलू के कान में कुछ कहता है। वो दोनों रात को मौका पाकर खिलौना मछली को चुरा लेते हैं और उसे लेकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी मछली को देखकर नाव वाले घबराने लगते हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी है सब मेरे मुंह में डाल दो। हे मछली रानी, मुझे मत मारो। ये लो, ये मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूँ। ऐसा कहकर नाव वाला जितने भी उसके पास पैसे होते हैं मछली के मुंह में डाल देता है। वो सारे पैसे मछली के अंदर बैठे भीमा और बबलू को मिल जाते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। देखा बबलू, मैं ना कहता था, कमाई करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। हाँ यार भीमा, लेकिन बहुत भूख लगी है, क्या करें। वो देख बबलू, एक और नाव, चलो वहाँ चलते हैं। वो दोनों मछली को चलाकर उस नाव के पास लेकर जाते हैं। तुम मछुआरों ने हम मछलियों को बहुत सताया है, अब हमारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, मैं खाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी मछली देखकर उस नाव के ऊपर के नाविक भी डर जाते हैं। हाँ हाँ मछली रानी, ये लो, ये हमारे पास बिरयानी है, आप इसे खा लो। और वह नाव वाले नाविक अपनी सारी बिरयानी उस मछली के मुंह में डाल देते हैं, जिसे अंदर बैठे भीमा और बबलू बड़े मजे से खाते हैं। इस तरह कई दिन भी जाते हैं और उस बड़ी जादुई मछली के चर्चे सभी नाविकों में होने लगते हैं। इस बात का पता एक बहादुर मछुआरे विक्रम सिंह को लगता है। वह अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगी। उन दोनों की आवाज सुनकर विक्रम सिंह समझ जाता है कि यहाँ तो जरूर कुछ गड़बड़ है। वह उनसे कहता है, हे मछली रानी, मेरे पास आपके खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है, कृपया इन्हें कबूल कीजिए। भीमा और बबलू स्वाद खाना देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि विक्रम सिंह ने उसमें नींद की दवाई मिला दी है। सारा खाना खाते ही भीमा और बबलू को नींद आ जाती है और मछली एक ही जगह खड़ी रहती है। मौका पाकर विक्रम सिंह उस मछली पर छलांग लगाता है और वह जैसे तैसे उस मछली के अंदर घुस जाता है और बबलू और भीमा का सारा भांडा फूट जाता है। इस तरह विक्रम सिंह की अक्लमंदी से नाविकों को जादुई मछली के लालच से छुटकारा मिल जाता है। हवाई रिक्शा। कई साल पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रिक्शा चलाता था। उसका एक पोता था बंटी। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंटी को उसके दादाजी ने ही पाला था। एक दिन गिरधारी लाल अपने रिक्शा के पास जाते जाते गिर जाता है। बंटी भागकर अपने दादाजी को उठाता है। अरे दादाजी, उठिए, क्या हुआ आपको। अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगा। बंटी भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी गिरधारी लाल का चेकअप करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन वह बंटी को एक कोने में ले जाकर अकेले में बोलते हैं, देखो बंटी, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी का इलाज कर दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है शायद उन्हें कैंसर है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बंटी के दादाजी ने बंटी से पूछा, क्या बात है बेटा बंटी, क्या कहा वैद्य जी ने। अरे कुछ नहीं दादाजी, आप बिल्कुल ठीक है, मामूली सा बुखार है, आप 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और आप रिक्शा की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि रिक्शा चला सकता हूँ। अगले ही दिन से बंटी रिक्शा चलाने लगा, लेकिन बंटी की उम्र देखकर उसके रिक्शा में कम लोग बैठते थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात में दादाजी की सेवा करता।
काफी दिन बीत गए लेकिन दादाजी ठीक नहीं हुए। एक दिन बंटी गर्मी के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? बंटी ने उनको अपनी दादाजी की बीमारी और अपने घर के सारे हालात बताए। यह सुनकर साधु महाराज ने बंटी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें हिमालय में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से तुम संजीवनी बूटी ला सको और उसे तुम अपने दादाजी को खिलाना। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज, मैं हिमालय तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है इस रिक्शा के अलावा। बेटा, यह रिक्शा ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम रिक्शा पे बैठकर बोलोगे तो तुम्हारा रिक्शा उड़ने लगेगा और तुम जहाँ चाहो इसे ले जा सकते हो। साधु महाराज बंटी के कान में वो मंत्र बोलते हैं। बंटी रिक्शा में बैठकर वह मंत्र पढ़ता है और रिक्शा उड़ता हुआ सीधा हिमालय पर्वत पहुंचता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और बंटी वहां से संजीवनी बूटी लाकर अपने दादाजी को खिलाता है। उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला कमलू यह देख के उनसे जलने लगता है। अरे अरे बंटी बेटा, क्या बात है, तुम्हारा रिक्शा तो उड़ने लग गया। क्या बात है, क्या जादू मंत्र करते हो? बंटी भोलेपन में उन्हें मंत्र बता देता है और कमलू लालच में आकर अपने रिक्शा पर बैठकर वह मंत्र पढ़ता है। क्योंकि कमलू के दिल में चोर था और उसने लालचवश अपने रिक्शा को उड़ाना चाहा और उसका रिक्शा थोड़ी देर उड़कर एक गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और बंटी के दादाजी ने उनसे कहा, देखो भाइयों, किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान मिले उसका हमें अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। सीमापुर नेशनल हाईवे के पास बसा एक छोटा सा गांव था जहां के लोग नारियल उगाते थे। गांव के अंदर अधिक जगह नहीं होने के कारण सभी किसान हाईवे के आसपास अपने नारियल के पेड़ उगाया करते थे और हाईवे पर नारियल पानी बेचा करते थे। एक दिन एक लड़का जो पेशे से चोर था उस हाईवे से गुजर रहा था। तभी उसे तेज प्यास लगी। उसने आसपास देखा तो उसे बहुत सारे नारियल के पेड़ नजर आए। वो झट से एक नारियल के पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़कर पानी पीने लगा। उसे नारियल का पानी बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, यह नारियल पानी तो बहुत ही मीठा है। क्यों ना मैं नारियल चोरी करना शुरू करता हूँ और इन्हें ले जाकर शहर में बेच दिया करूँगा। अब वो चोर रोज रात को आता और नारियल तोड़कर वहाँ से ले जाकर शहर बेचता। सीमापुर के किसान परेशान होने लगे। अरे भाइयों, लगता है कोई हमारे नारियल चोरी कर रहा है। देखो, कल शाम को मेरे पेड़ पर कितने नारियल थे और सुबह आने पर एक भी नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। हमें पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट लिखानी चाहिए। लेकिन पुलिस उनका मजाक उड़ाती है। अरे क्या बात है मुखिया, मजाक के लिए तुम्हें पुलिस ही मिली है? कोई नारियल भी चुराएगा भला? हाँ जनाब, कोई हमारे रात को नारियल चुरा कर ले जाता है। अरे नारियल चुराना कोई बच्चों का खेल है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नारियल नहीं लीची है कि खड़े खड़े तोड़ ली और चुरा ली। सभी गांव वाले मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। तभी गांव का एक लड़का बिरजू मुखिया से कहता है, मुखिया चाचा, चोर को पकड़ने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे चोर लालच में आ जाए। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिरजू मुखिया के कान में कुछ कहता है और अगले ही दिन मुखिया सभी आसपास के गांवों में घोषणा करवा देता है, सुनो सुनो सुनो, सीमापुर गांव में नारियल तोड़ने की एक प्रतियोगिता होगी जिसमें जीतने वाले को एक गोल्डन बाइक इनाम में दी जाएगी। लेकिन प्रतियोगिता की एक शर्त होगी कि रात के अंधेरे में नारियल तोड़ने पड़ेंगे। गोल्डन बाइक के लालच में चोर प्रतियोगिता में आ पहुंचता है
प्रतियोगिता शुरू होती है। चोर के अलावा कोई भी अंधेरे में नारियल तोड़ नहीं पाता। मुखिया समझ जाता है कि यही चोर है। सभी गांव वाले उसे पकड़कर उसकी पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद चोर अपना अपराध कबूल कर लेता है और इस तरह गोल्डन बाइक के लालच में गांव का चोर पकड़ा जाता है और गांव वालों के नारियल बच जाते हैं। मुखिया और गांव वाले खुश होकर गोल्डन बाइक को इनाम में दे देते हैं। बस की उड़ान। जामुली नामक गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। वह नदी के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। उस गांव तक मुख्य जमीन से आने जाने के लिए एक छोटा सा बहुत पुराना पुल था। उसी गांव में परमानंद नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास एक बस थी और वही सहारा थी मुख्य जमीन से गांव तक आने और जाने के लिए। एक दिन परमानंद ने गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, नदी वाले पुल की हालत बहुत खराब है, वह कभी भी टूट सकता है। आप इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं परमानंद भाई, मैंने अपनी तरफ से सरकार को काफ़ी अर्जियां लिखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुना है नए कलेक्टर साहब आए हैं और वो काफ़ी ईमानदार और मेहनती हैं, हो सकता है शायद वही कुछ करें। गांव वालों की समस्या की अर्जी देखकर नए कलेक्टर मनोज उस गांव में आए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमारे गांव में आने के लिए। नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप बताइए आपकी क्या समस्या है? बस साहब, हमारी तो एक ही समस्या है, हमारा पुल। आप उसे नया बनवा दीजिए, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और वो गांव का नया पुल बनाने के लिए जल्द से जल्द सरकार से मंजूरी करवा लेते हैं। लेकिन पुल बनने में तो समय लगना ही था। एक दिन उस पूरे इलाके में काफी जोर का तूफान आता है। नदी का पानी बढ़ता ही जाता है। एक दिन तो इतना भयंकर तूफान आया कि पुराना पुल टूटकर नदी में गिर गया। सभी गांव वाले परेशान हो गए। अरे अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो डूबकर मर ही जाएंगे, हमारा तो आने जाने का साधन भी नहीं रहा। सरपंच जी कुछ कीजिए, हमें बचाइए। हाँ हाँ भाइयों, धैर्य से काम रखो, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी गांव वाले ऊंचे चबूतरे के पास इकट्ठे हो जाओ। परमानंद अपनी बस को पूरे गांव में घुमाता है और सभी गांव वालों को गांव के सबसे ऊंचे चबूतरे पर इकट्ठा कर लेता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर के अंदर नए कलेक्टर मनोज होते हैं। गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बचाव के लिए आया हूँ। लेकिन एक नई समस्या पैदा हो जाती है। हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 ही बार वहाँ से उड़ान भर सकता था। यह देखकर परमानंद के दिमाग में एक विचार आता है। कलेक्टर साहब, आप नीचे रस्सा फेंकिए, मैं अपनी बस को इससे बांध लूंगा और बस में सभी लोगों को बिठाकर उस तरफ ले जाएंगे। वो सभी ऐसा ही करते हैं और सभी लोगों को मुख्य जमीन पर सुरक्षित पहुंचाया जाता है। और इस तरह से परमानंद की बस उड़ान बस बनकर सभी लोगों को बचा लेती है। Please subscribe.